हाय हेलो स्टडीमर्स। आज तारीख है 14 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून ऑफ द डे देखेंगे। कार्टून ऑफ द डे में फ़नी क्या है इसमें कि अब यहाँ पर पॉन्ड के किनारे एक पर्सन बैठा हुआ है अपनी फैमिली के साथ अपने मुंह को बांधे हुए। न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज अनाउंस हुआ है। राइट। तो अब वो जस्ट इमेजिन कर रहा है कि 20 लाख करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, लाइक, और वो भी कोरोना वाले ज़ीरो। तो लिटिल बिट फनी है इसी के रिगार्डिंग, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आज की डेट का हम पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये इकोनॉमी के रिवाइव करने के रिगार्डिंग पर बात की जाती है। राइटर कहते हैं क्या है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ट्रबल में है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। राइटर कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ सजेशन देंगे, हम यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे इकोनॉमी को आप रिवाइव कर सकते हो। तो सबसे पहली बात जो रिपीटेड आर्टिकल में बार बार बोला जाता है वो है कि फूड एंड ट्रांसफ़र ऑफ फंड। मीन आप उनको सीधा सीधा पहले बात तो खाना फ्री दो, और खाना फ्री देने के बाद आप क्या करोगे कि आप उनके हाथ में सीधा सीधा 7,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में डाल दो, उनके पास डाल दो। राइट। तो राइटर यही बात बोलेंगे कि सीधा सीधा आप उनको पहले बात तो खाना दो, मीन फूड को फ्री कर दो। फिर उसके बाद आप उन्हें 7,000 रुपीज़ पर मंथ 3 महीने तक देते रहो, जब तक कि ये पूरी तरह से लॉकडाउन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। फिर राइटर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है क्या मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, आप यही बोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि जो 7,000 रुपीज़ है वो बेसिक नीड है, और कोई बेसिक नीड पर अगर खर्च करता है तो डिमांड इतना ज़्यादा पुल नहीं हो सकता कि आपकी इकोनॉमी पर वो उस तरह के दरारें आ जाएँ या उतना प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, करें ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ऐसे टाइम में जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो हमेशा अपनी बेसिक नीड की चीज़ों को खरीदेगा, सरप्लस में चीज़ों को वो नहीं परचेस करता है। इसलिए आपको बेसिक नीड के लिए वो 7,000 रुपीज़ दे देना चाहिए और फूड को फ्री करना चाहिए। क्योंकि जो भी चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे वो पर्सन जिसने अपनी जॉब को खो दिया है, कह रहे इस समय तो उसके लिए सर्वाइवल की स्थिति है। ठीक, क्योंकि एक पर्सन है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, कंपनी वाले ने उसे निकाल दिया है, तो अभी उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, उसके पास गांव नहीं है, तो वो करेगा क्या। ऐसी स्थिति में वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को प्रॉफिट गेन करने में अभी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो जब तक उसके पास जॉब आए, जब तक कि वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए खुद से वो कोई चीज़ों को मैनेज कर सके, तब तक आप उसको डायरेक्ट बेनिफिट आप इस तरह से दे दो। फिर सेकंड थिंग बात करते हैं कि उन रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग माइग्रेट होकर के अपने गांव चले गए हैं। कह रहे हैं पहले तो हम बात कर रहे थे गांव की, पहले बात कर रहे थे शहर की, जो शहर में अभी रुके हुए हैं तो आप उनको क्या करोगे, आप उनको इस तरह से फैसिलिटेट करोगे। फिर सेकंड थिंग कि जो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, मीन जो इनफॉर्मल सेक्टर में है और अपने घर जा चुके हैं, तो आप करोगे क्या कि एमजी नरेगा वाली स्कीम को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे। मीन ऐसे लोगों पर भी कुछ वक्त के लिए ऐसे लोगों को भी आप जॉब दोगे जो अपनी जॉब को खो दिए। ठीक है, नहीं तो अभी तक क्या था कि उसमें कुछ कंडीशंस थी कि केवल इन्हीं पर्सन को जिनके पास वो है जॉब कार्ड है, केवल उन्हीं को जॉब मिलेगा या उन्हीं को पेमेंट मिलेगा, कुछ यही फैसिलिटी है उसमें। राइट। फिर उसमें बात क्या करते हैं, कहते हैं कि एमजी नरेगा के वर्ग को अगर हम एमएसएमई और जो एग्रीकल्चरल वर्क है, अगर इन दोनों में हम इसे इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे हो जाएगा कि पहली बात तो जो जो हमारा स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कह रहे हैं वहाँ पर लेबर फोर्स की बहुत कमी है। ठीक, और अगर हम पंचायतों के थ्रू अगर हम ये एंटरप्रेन्योरशिप पर और अगर एमएसएमई पर अगर हम कुछ अपना एक्सपेंडिचर कर लेते हैं और एमजी नरेगा के लेबर फोर्स को अगर हम उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो होगा क्या कि लेबर क्राइसिस जो अभी अचानक सा पैदा हो गया, कह रहे वो फिनिश हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड रिवैम्प करने की बात करते हैं कि एमजी नरेगा को आप पहली बात तो एक्सटेंड करो, आप सभी को दो, नौकरी दो। फिर इसको इंटरलिंक करने की बात कर रहे हैं, किसके थ्रू, किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं एमएसएमई के थ्रू आप कर दो और एग्रीकल्चरल मीन जो फार्मर्स हैं उनसे कर दो, लिंक कर दो। ठीक, ताकि उनके लिए लेबर मिल जाए। और किसके थ्रू करने की बात करें, करें पंचायतों के थ्रू आप ये काम कर दो, क्योंकि पंचायतों को ज़्यादा नॉलेज होता है कि कौन कहाँ से आया हुआ है और उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की डिमांड क्या है, और जिस तरह आप लोकल मैटर की बात करो, करें वो आप वहीं से डेवलप कर सकते हो। फिर क्या बात करेंगे, कहेंगे ये तो ठीक है, हमने गांव को देख लिया, अभी हमें शहर को भी तो देखना है। कह रहे हैं कि शहर में भी आप सिमिलर वर्क कर दो।
कि जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं, आप जिस प्रकार से एमजी नरेगा है, मीन ये रूरल वालों के लिए है, उसी तरह से अर्बन वालों के लिए भी मीन 100 डेज़ का या 150 डेज़ का, अल्टरनेट डेज़ का आप जॉब की गारंटी का आप एक स्कीम लॉन्च करो कि कोई भी पर्सन होगा आप उसको नौकरी दोगे और आप उसको फैसिलिटेट करोगे। और आप करोगे क्या कि जहाँ जहाँ पर क्राइसिस है, जहाँ पर क्राइसिस, लेबर क्राइसिस जनरेट हो गई है, आप वहाँ वहाँ पर क्या करोगे, आप उन्हें इनपुट कर दोगे। क्योंकि अभी हुआ क्या है, कुछ फैक्ट्रीज हो गई, कुछ पीएसयूज हो गई, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर फोर्स। अगर आप रूरल में भी इस तरह से अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर दो, तो जो हमारी रूरल बेस पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं कह रहे वो बहुत तेज़ी से रन करने लगेंगी, और जो अर्बन बेस की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगेंगी, क्योंकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हैं। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं, कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब हमने इसे भी देख लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें इकोनॉमी की केयर करनी चाहिए। इकोनॉमी की केयर कैसे कैसे पॉसिबल है, अगर हम फ्री एजुकेशन दे दें लोगों को, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन दें, फ्री एजुकेशन दें, फ्री हेल्थ केयर दें, ठीक, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो उसके बाद से होगी क्या कि इकोनॉमी तब तक, जब तक कि वो सरप्लस खुद से न जनरेट करने लगे, तब तक हमें इस प्रकार का अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट देते रहना चाहिए। पूरे आर्टिकल में राइटर इन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं, कहते हैं हमें 2-3 फीचर पर अगर हम ध्यान दे दें तो हमारी इकोनॉमी खुद ब खुद पटरी पर आ जाएगी। ठीक, और इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस इसलिए नहीं हैं क्योंकि अगर किसी के पास सरप्लस अगर पैसा इस समय है तो अपनी बेसिक नीडों पर पैसे खर्च करेगा, ना कि वो ओवर लग्जरियस चीज़ों पर खर्च करने वाला है। ठीक है, फिर बात नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोवाइड इनकम सपोर्ट और रिस्टोर द जॉब। यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इस समय एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है। वायरल क्या हो रहा है, कह रहे हैं ये सच है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ने किया क्या है कि लेबर लॉज को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। कुछ वक्त के कुछ ने बोला कि टेम्परेरी, कुछ ने बोला कि इसमें कुछ रिफॉर्म करके मतलब लेबर लॉज को काफ़ी लूज़ किया है। ठीक, अब राइटर इसमें इसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब किस किस डायमेंशन पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, कहेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हुई है, कह रहे हैं वो डिमांड की वजह से हुआ है, कि डिमांड कम हो गई है, ना कि सप्लाई कम हो गया है। और जो हमारा लेबर फोर्स है ये सप्लाई साइड का पर्सन है। अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस में बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई दो कंपोनेंट होंगे उसके क्राइसिस जनरेट होने के। तो डिमांड साइड पे फर्क पड़ा है, और डिमांड साइड पर फर्क क्यों पड़ा है, क्योंकि लोगों की ग्राउंड लेवल पे इनकम कम हो गई है। जब इनकम कम होगी तभी तो डिमांड कम हो जाएगा। और हियर आप कर क्या रहे हो कि जैसे ही आप अगर लेबर फोर्स में जो लेबर लॉस हैं आप आपको लूज करोगे, ईज करोगे, तो होगा क्या कि किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी कंपनी को कम लेबर की आवश्यकता होगी। अगर लेबर की कम आवश्यकता होगी तो कम लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। मीन अगर हम एक पर्सन से हम 12 घंटे 14 घंटे काम करवा सकते हैं, तो मुझे 7 आवर या 8 आवर के लिए 2 लेबर रखने की क्या ज़रूरत है। हम उतने ही सैलरी में, क्योंकि लेबर लॉस तो है नहीं जो उसके एक्सप्लॉयटेशन को, जो उसके डिमांड को रख सकेगा, क्योंकि एक लेबर कभी भी अकेले किसी मालिक से समझौता नहीं कर सकता है। जो लेबर यूनियन होती है वही जा कर के डिमांड करती हैं कि हमारे लेबर का मिनिमम वेज इतना होना चाहिए, हमारा पर्सन इतने रुपए में काम करेगा, राइट। इस तरह की चीज़ें तो केवल यूनियन ही डिमांड कर सकती है, क्योंकि वो बिग जायंट कंपनीज हैं, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो एक पर्सन जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, तो कह रहे हैं वो बार्गेनिंग बिल्कुल कर ही नहीं सकता। और बार्गेनिंग करने के लिए उसके पास यूनियन की आवश्यकता है, उसके पास लेबर लॉज की आवश्यकता है। और अब कर क्या रहे हो, आप लेबर लॉज को ही पूरी तरह से रिमूव कर दे रहे हो। कह रहे लेबर लॉज को रिमूव करने का रिपरकशन आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। ठीक, जब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी तो आप इन चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन और अनएम्प्लॉयबिलिटी का आप रिपरकशन आप देखोगे। फिर बात क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये लेबर लॉज को रिमूव क्यों किया गया है। लेबर लॉज को आपने रिमूव केवल इसलिए नहीं किया है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कह रहे वहाँ पर लेबर लॉज काफ़ी ईज थे, वहाँ पर बिजनेस करना बहुत आसान था। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे केवल आप लेबर लॉस को आप लूज करके आप उन फैक्ट्रीज़ को या उन कंपनीज़ को अपने यहाँ नहीं बुला सकते हो, क्योंकि फैक्ट्रीज आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, फैक्ट्रीज आती हैं, कंपनीज आती हैं
इंडिया की पॉलिसीज़ को देख करके, ना कि लेबर लॉज को देख करके। कह रहे हैं कि अगर आपकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, आपका टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी अच्छी होगी, ठीक, आपका अप्रूवल सिस्टम अच्छा होगा, आपका करप्शन कमज़ोर होगा, ठीक, वीक होगा, तब जो बाहर की कंपनी है वो आपके यहाँ आएंगी इन्वेस्ट करने के लिए। ना कि आप 3 सालों के लिए आप लेबर लॉज को अगर आप लूज़ कर देते हो तो आप अपने यहाँ के खुद का रोजगार भी आप वीक कर रहे हो, ठीक है। फिर इसकी रेशनलिटी की भी बात करेंगे। कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने लेबर लॉज को लूज तो कर दिया, आपने कुछ जगह पे ईज तो मतलब लेबर लॉज को मीन जो वो बार्गेन कर पाते थे, कर आपने उसे वीक तो किया है लेबर लॉज को, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी लेते हो कि फर्दर 3 साल के बाद आप उनके जिनके अधिकार छिन गए हैं, ठीक है, आप उनके अधिकार उन्हें वापस लौटवा दोगे। और वन मोर थिंग, ये तो केवल 10% की मैं बात कर रहा था। राइटर कहते हैं कि अभी तो मैंने जितने भी पॉइंट दिए हैं आपको, ये तो केवल 10% का था। कह रहे हैं कि आपका लेबर लॉ उस 90% लोगों पर तो लागू ही नहीं होता है, आज से नहीं, काफ़ी समय से लागू नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में आते ही नहीं है। कह रहे एक बड़ा लेबर फोर्स है, कह रहे जिसको फॉर्मली नौकरी पर रखा ही नहीं जाता, वो इनफॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, क्योंकि जॉब देने के पहले ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि वो जब चाहेंगे तब उन्हें रिमूव कर देंगे, वहाँ पर लेबर लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये उनसे तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया जाता है, तो वहाँ पर ये तो एप्लीकेबल ही नहीं होता आप जिस चीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक है। तो करें इससे विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इस पूरे आर्टिकल में यही बात किया जाता है। चलिए फिर हम देखते हैं कि अभी हुआ क्या, 20 लाख करोड़ रुपीस का अनाउंस हुआ है, पैकेज अनाउंस हुआ, ठीक। अभी 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज अनाउंस हुआ है, तो राइटर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी 20 लाख करोड़ रुपीस में पूरा 20 लाख करोड़ रुपीस नया नहीं है, नया फंड नहीं है। कह रहे हैं इससे पहले भी जो फंड इसमें रिलीज किया गया है, जो फंड इसमें डाला गया था, कह रहे हैं उसे काउंट किया गया है, करीब 6 लाख करोड़ रुपीस था। इससे पहले आरबीआई ने जो अनाउंस किया है, मिनिस्ट्रीज ने जो अनाउंस किया हुआ है, कह रहे हैं उन सबको इंक्लूड करके ये 20 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक। ये बात तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपीस तो एक बिल्कुल अलग से उन सबको एक्सक्लूड करके लॉन्च किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि आरबीआई ने जो अनाउंस किया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अनाउंस किया था, अभी जो पीएम ने अनाउंस किया, कह रहे हैं वो सब मिला करके 20 लाख करोड़ रुपीस है, जो इंडिया की जीडीपी का अप्रॉक्स 10% के आसपास पड़ता है, ठीक है। अब फिर बात क्या करेंगे, कह रहे हैं कि ठीक है, इंडिया ने स्वदेशी के लिए बात किया कि हाँ हमें अपने इंडिया में मेड प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके पीछे का ये रेशनल कि इंडिया क्या है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर मीन हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंज्यूमर इतने ज़्यादा हैं कि हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम केवल अपने यहाँ प्रोड्यूस करके कंज्यूम करके भी अपनी इकोनॉमी की पटरी को अप टू द मार्क पर लेकर के जा सकते हैं, जैसे चाइना लेकर के जा सकता है। लेकिन चाइना के पास क्या है, चाइना के पास एक वेपन है, क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, हम क्या है, हम इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी चीज़ों को बनाना होगा, और इंडियन के सिटीजन्स को जो स्वदेशी चीज़ें हैं उन्हें परचेस करना होगा, ताकि इससे होगा क्या कि हमारी फिजिकल पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। और फिर यहाँ पर तारीफ करते हैं, कह रहे पीएम मोदी ने, कह रहे हैं जो अनाउंस किया है और जिस तरह से आह्वान किया है अपने देशवासियों से कि लोकल वेंडर्स से सामान को खरीदें, मीन लोकल ब्रांडों को परचेस करें, ठीक, लोकल को वोकल बनाएं। कह रहे हैं ये बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे चाइना हो, हर किसी ने अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को इसी तरह से प्रमोट किया था, ठीक। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये लिक्विडिटी की बात करेंगे। कहेंगे लिक्विडिटी कि हुआ क्या है कि अभी जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज अनाउंस हुआ है, कह रहे ऐसा नहीं कि वो टोटल वेलफेयर के लिए अनाउंस हुआ है, कह रहे उसमें एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपीस का सीधा पैकेज है, ठीक है। फिर उसमें एनबीएफसीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का मीन उनको ईज करने का पैकेज है, ठीक है। इसमें तारीफ तो करते हैं कि ठीक है आपने ग्राउंड लेवल पर उनको लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन फिर कहते हैं कि वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो लॉकडाउन के पहले था, कह रहे हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लॉकडाउन के बाद आने में अभी 6 से 8 महीने का समय लगेगा, हो सकता है कि पूरा ये फाइनेंशियल ईयर उसी में लग जाए, तो आपकी लिक्विडिटी सिंगली वर्क नहीं करने वाली है, और आपको बराबर इसमें प्रमोट करता होना, सपोर्ट करते ही रहना होगा, और इससे रिजल्ट की चिंता तुरंत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है, ये सिर्फ भाग्य की बात करेंगे
ना। इसमें कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म कहा जाता है ना कि आपके माथे पर आप भाग लिखवा करके लेकर के आए हो, जो भी घटित हो रहा है वो बिल्कुल पहले से ही तय है, ठीक है। तो ये उसी को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ों को बतलाते हैं कि कि हिंदू धर्म क्या करता है, भाग्य पर भरोसा करता है, ठीक है। ये उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है, जो सेकंड आर्टिकल है इस वाले पेज का, वो है कि बात क्या करते हैं, राइटर क्या कह रहे हैं कि यूजुअली आईआरएस ऑफिसर ने टैक्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक। तो ये तो उनका जॉब था, एक आईआरएस ऑफिसर का जॉब है कि गवर्नमेंट को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में उसकी मदद करे, ठीक। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया और बोला कि जिनकी सैलरी या जिनका इनकम 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ से मतलब ज़्यादा है, मीन अगर कोई 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ कमाता है तो उसके ऊपर 40% का टैक्स स्लैब लगा दिया जाए, उनके टैक्स को बढ़ा दिया जाए। और वो पर्सन जिनके पास 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, असेट है, कह रहे हैं उनके ऊपर सेस लगाने की बात की है, कह रहे हैं 5% आप उनके ऊपर सेस लगा दो, ठीक है, अगर इनके पास इतने पैसे हो तो, ठीक। अब उन्होंने तो ये जॉब किया अपना, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनके अगेंस्ट में अपने एक्शन लिया, आपने उनको पनिश किया और आपने उनको क्या किया, वॉलंटरी रिटायर होने के लिए बोला। फिर राइटर क्रिटिसाइज कहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी लेवल पर जितने भी ऑफिसर्स बैठते हैं, कह रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, कह रहे हैं कि आईआरएस ऑफिसर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इकोनॉमी को हैंडल करने में, क्योंकि उसके पास फील्ड एक्सपीरियंस एक आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा होता है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर करता क्या है, वो एक प्रकार का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ही तो है, लेकिन अब वहाँ पर बात करते हैं एक्सपर्टीज उसके पास नहीं है किसी बात की, ठीक। लेकिन आईआरएस ऑफिसर क्या है, वो पर्टिकुलर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, अपने फील्ड का में उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो एक सेक्रेटरी के द्वारा, एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा इस प्रकार से आईआरएस ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेना, कहना ये गलत है, ये सही बात नहीं था। फिर क्या कहते हैं कि ज़्यादातर इंटेलिजेंट हमें आईएएस ऑफिसर को माना जाता है, ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी में जो अब कैबिनेट लेवल की पोस्ट हैं, कह रहे वहाँ पर या तो आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर ही बैठे होते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नर की भी, आरबीआई गवर्नर की भी बात ही करते हैं, कहते हैं ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ही तो रहे हैं और वो गवर्नर तक पहुँच गए। लेकिन ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है कि कोई आईआरएस ऑफिसर हो और आपने उसको इस कैबिनेट लेवल पर जगह दिया हो। ये बायसनेस की बात करते हैं, ठीक। इनके व्यू में ये चीज़ें बायस हैं। फिर नीचे जो हमारा लास्ट वाला आर्टिकल है यहाँ डिस्कस करने के लिए, वो क्या है, वो कहता है कि हैबिट को डेवलप करने की बात करते हैं। कहते हैं यूजुअली हम करते क्या हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो थॉट कह रहे हैं, जब हम मस्ती में बिल्कुल से घुल मिल जाते हैं लोगों से, तो हम उन बातों का ध्यान नहीं देते जो हमें सजेस्ट किया गया था। जैसे एक हैबिट है कि हमें बोला गया है कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग केवल तभी तक जब कॉन्शियसली हम किसी पर्सन के क्लोज में जाते हैं, हम तभी तक ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके साथ मिलजुल कर बात करने लगेंगे तो होगा क्या कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। फिर एग्जाम्पल क्या देते हैं, कहते हैं अगर हम थाईलैंड की बात करें, हांगकॉन्ग की बात करें, यूरोप की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वहाँ पर उन्होंने किया गया है, उन्होंने प्रॉपर मेमोराइज करने के लिए, रिकॉल करवाने के लिए कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके लिए मार्किंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। चाहे वो दुकान हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, कह रहे हैं उस ऑफिस के बाहर आपको अंडर सर्किल देखने को मिल जाएगा। अंडर सर्किल आपको देखने को केवल इसलिए मिलता है सो दैट कि एक पर्सन की चूंकि हैबिट नहीं है ना उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, उसे रिकॉल करवाया जा सके कि आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। पूरा आर्टिकल उसी पर डिपेंडेड है। आज के सारे रेलेवेंट आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।